मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैं समझता हूँ कि यकीनन चॉइस होनी चाहिए। जब तक कि आप अपनी चॉइस नहीं रखेंगे उस वक्त तक बेदारी नहीं आएगी, और बेदारी लाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क में आना ज़रूरी है। और फ्रेमवर्क वो डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपको रोड मैप तैयार करना हो। ये जो आवाज़ है आज अगर कम महसूस हो रही है, आगे चल के अगले इलेक्शन में ये आवाज़ और मजबूत होगी। मुसलमान आज तक पूरा एक इतिहास रहा है, तारीख़ गवाही देती है कि नेहरू से लेकर आप देखिए कि नेहरू से लेकर आज तक नीचे तक चले आइए, मुसलमानों ने हमेशा अपना कायद जो माना है वो नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल जो फिगर्स रहे हैं उनको माना है। आज ऐसे हालात में अगर उनकी पार्टी के लोग मुसलमानों का नाम और मुसलमानों के इश्यूज़ पर बात करने से कतराते हैं तो यकीनन एक चिंता का विषय है। और मुसलमानों को भी इस पर सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि आज जो जिस पार्टियों के साथ उनका एसोसिएशन है वो पार्टी ही उनके नाम और इश्यूज़ पर अपने आप को दूर रखा। आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान में, मुस्लिम यूथ में, मुसलमानों की जमात में सियासी बेदारी के नाम पर कुछ नहीं किया गया। ये इलेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। दिल्ली का जो तख्त है वो इसी रास्ते से होकर गुज़रता है। जब से आप ये देखिए कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस वक्त से लेकर आज तक ख़ासकर मुसलमान तबके में यकीनन एक जो है खौफ और हिरास का माहौल पाया जाता है। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी साहब, जो पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और हालात हाजरा को हमेशा उस पर बातचीत करते रहते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया असरार साहब, टीवी 14 भारत में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये टाइम निकाला, और आपका अलीगढ़ में और हमारे इस तहज़ीब के शहर में आपका वेलकम करते हैं। सर, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसको कैसे देख रहे हैं कि मुसलमान कहाँ खड़ा है? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है मुसलमानों का नाम लेने से ही घबरा रही है, जैसे सोचने का मुसलमानों का नाम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये इलेक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, यूपी चुनाव। और यूपी चुनाव की अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि दिल्ली का जो तख्त है वो इसी रास्ते से होकर गुज़रता है। इस वजह से तमाम लोग जो है पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस वक्त सिर्फ यूपी के इलेक्शन में है। बहुत सारी रियासतों में, स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसका कहीं पर कोई नाम नहीं है सिवाय यूपी के। जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि कोई भी पार्टी मुसलमानों का नाम लेने से हर पार्टी कतरा रही है, तो देखिए दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के और ख़ासकर यूपी के, और जब से आप ये देखिए कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस वक्त से लेकर आज तक ख़ासकर मुसलमान तबके में यकीनन एक जो है खौफ और हिरास का माहौल पाया जाता है, और इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और पॉलिटिकल पार्टियों के नाम लेने की बात है तो आप ये देखिए कि यूपी की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो मुसलमानों का वो अपना मसीहा मानते हैं, कांग्रेस हुई, और आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी हुई और समाजवादी पार्टी हुई, ये लोग इन लोगों का एसोसिएशन तो मुसलमानों से तो है, लेकिन हालात ऐसे दिख रहे हैं कि कोई भी मुसलमान का नाम लेने से बच रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं अगर हम मुसलमान की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तो जो दूसरे जो वोट बैंक है वो हमसे कहीं दूर न चला जाए। लेकिन उन तमाम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि मुसलमान आज तक पूरा एक इतिहास रहा है, तारीख़ गवाही देती है कि नेहरू से लेकर आप देखिए कि नेहरू से लेकर आज तक नीचे तक चले आइए, मुसलमानों ने हमेशा अपना कायद जो माना है वो नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल जो फिगर्स रहे हैं उनको माना है। और हर दौर में उन लोगों ने मुसलमानों के लिए आवाज़ें उठाई हैं।
आज ऐसे हालात में अगर उनकी पार्टी के लोग मुसलमानों का नाम और मुसलमानों के इश्यूज़ पर बात करने से कतराते हैं तो यकीनन एक चिंता का विषय है। और मुसलमानों को भी इस पे सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि आज जिस पार्टियों के साथ उनका एसोसिएशन है वो पार्टी ही उनके नाम और इश्यूज़ पर अपने आप को दूर रख रही है। सर, ये देश को आज़ाद हुए 75 साल गुजर गए, तो मुसलमानों की ऐसी स्थिति किनकी वजह से हुई कि आज मुसलमानों का नाम लेने तमाम पार्टियां घबरा रही हैं? अगर हम उनका नाम ले लेंगे तो हमारे जो दूसरे वोट बैंक है वो खिसक जाएंगे, तो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसमें? देखिए, दो चीज़ बहुत अहम है। एक तो होता है कि सियासी बेदारी और एक होती है सियासी हिस्सेदारी। तो सियासी बेदारी में आप ये देखिए कि मुल्क के आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान में, मुस्लिम यूथ में, मुसलमानों की जमात में सियासी बेदारी के नाम पर कुछ नहीं किया गया। सियासी हिस्सेदारी देने के लिए तो कोशिशें बहुत हुई, लेकिन सियासी बेदारी नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को सियासत में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। किस एतबार से होनी चाहिए कि हम जितने फ़ीसद हैं उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज आप 73 साल बाद इस बात को उठा रहे हैं। अगर आप यही बात उस वक्त उठाए होते तो शायद कि आपकी हिस्सेदारी, जितना आप हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको हिस्सेदारी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन तमाम लोग, वो जो तमाम लोग हैं जो अपने आप को सियासी क़ायद कहते हैं, जो मिल्लत के इश्यूज़ को उठाते रहे हैं और कहते थे कि हमने हमेशा, चाहे तो वो बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, चाहे तो शरिया कानून का मसला हुआ, चाहे मॉब लिंचिंग का मसला हुआ, चाहे फसादात के मसाइल हुए, मसाइल कोई भी रहे, उन्होंने कहा कि हमने मिल्लत की नुमाइंदगी की है। लेकिन अगर मिल्लत की नुमाइंदगी वो लोग इस हिसाब से किए होते जिस हिसाब से आज मिल्लत चाह रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज ये सवाल ही नहीं उठता है कि मुसलमान जो है पॉलिटिकल तौर पर हाशिए पर है। तो सर, अब अभी एक पार्टी आ गई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो क्या मुसलमानों को अब ये चाहिए कि उनका साथ दें, या कि जो सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, जो अभी तक वोट लेते आ रही है मुसलमानों का, उन्हीं को वोट करें? नहीं, देखिए, इस मुल्क के आइन में सबको आज़ादी है इलेक्शन लड़ने की और वोट देने की, और रास्ता सबका खुला हुआ है, चाहे वो मुसलमानों की बनाई हुई पार्टी हो या हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की बनाई हुई पार्टी हो, सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां वो हो, सबको आज़ादी है अपने वोट बैंक को मजबूत करने की। संविधान ने सबको आज़ादी दिया है। अब ये है कि चॉइस क्या होनी चाहिए कि कौन किसको वोट करे। तो आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों ने हमेशा 3 पार्टियों को अपने आप पर बिल्कुल मजबूती के साथ उनके साथ लगे रहे। कांग्रेस के साथ लगे रहे, बीएसपी के साथ लगे, समाजवादी के साथ रहे, जनता दल के साथ रहे, या जो भी रही सबके साथ वो लगे रहे। अब आप कह रहे हैं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं समझता हूँ कि यकीनन चॉइस होनी चाहिए। जब तक कि आप अपनी चॉइस नहीं रखेंगे उस वक्त तक बेदारी नहीं आएगी, और बेदारी लाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क में आना ज़रूरी है। और फ्रेमवर्क वो डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपको रोड मैप तैयार करना होगा कि अगर आप वाकई जिस हिसाब से आप अपने आप को देख रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी ही हमारे तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा की सलामती की ज़मानत देता है, तो आपको एक रोड मैप, सियासी रोड मैप तैयार करना होगा। लेकिन हिंदुस्तान एक चूँकि सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर लोग एक धर्म की बात करेंगे, अगर एक मज़हब की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप एक गांव में आप रहते हैं, पड़ोस में हिंदू भी रहता है भाई, मुसलमान भी रहता है। अगर आप सिर्फ अपने भाई की बात करेंगे तो दूसरा जो है एहसास कमतरी में यकीनन मुब्तला होगा, उससे आपके दूरियां पैदा होंगी। लेकिन आप जब दोनों के विकास और सोसाइटी में इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो आवाज़ है आज अगर कम महसूस हो रही है, आगे चल के अगले इलेक्शन में ये आवाज़ और मजबूत होगी। तो मैं समझता हूं कि चॉइस बेस होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यूपी के चुनाव में मुसलमानों को जहां भी देखा जा रहा नज़रअंदाज किया गया, जिस तरीके से समाजवादी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं, अभी उनकी एक वीडियो आई कि एक गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं कि ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। तो आपको क्या लगता है अगर वो लोग सत्ता में आ जाएंगे तो मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, या जैसे कहा जा रहा है कि अगर हमको वापसी लाओगे हम सबके मुद्दे की बात करेंगे? नहीं, देखिए, अभी जो पिछला रिकॉर्ड रहा है,
आप ये देखिए कि पिछले रिकॉर्ड में जिस तरह की हिस्सेदारी मुसलमानों की रही है वो मुस्लिम लीडरशिप रही है। आप ये देखिए मुस्लिम लीडरशिप के तौर पर आप समाजवादी का जो फेस था वो आज़म खान साहब थे, ठीक है, और उसी पर लोग डिपेंड करते थे। लेकिन अभी चूँकि आज़म खान का मामला कोर्ट में है और अदलिया के सामने है, मुकदमा क्या है कैसे है वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल अगर बिला मुआवज़ा आँख बंद करके कोई कम्युनिटी अगर आपको अपना वोट, कीमती वोट इस माहौल में दे रही है तो यकीनन समाजवादी पार्टी को और जो भी पार्टियां हैं उनको हिस्सेदारी मुसलमानों को देनी चाहिए। वो उनका आईनी हक है। अगर वो अपना आईनी हक वोट आपको देकर आपकी सरकार बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, जो उनके साथ दोहरा सलूक व बर्ताव किया जा रहा है उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो मैनिफेस्टो आ गया समाजवादी का, तो अब लोग कह रहे हैं कि हमारी उसमें बात ही नहीं हुई, कि हमारे लिए कोई ऐलान नहीं हुआ, जो पहले रिजर्वेशन का वादा किया गया था वो भी नहीं इस बार लिखा गया है, तो हमको ठगा जा रहा है फिर से एक बार। आप ये देखिए कि अभी जो माहौल देखिए, इलेक्शन को आप दो तरीके से देखिए। एक तो इलेक्शन जो है वेस्ट यूपी पे चल रहा है, एक ईस्ट यूपी पे चल रहा है। आप ये देखिए कि प्लानिंग कैसी स्ट्रैटेजी बनी हुई कि वेस्ट यूपी चूँकि मुसलमानों का एक बहुत ही मजबूत गढ़ है, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 25 से 26% मुसलमानों की आबादी है। तो यहाँ का जो वोट बैंक है और जिस हिसाब से मुसलमान उनके साथ एसोसिएट है, और जो दूसरे जो बिरादरियाँ आप देखिए कि चौधरी जैन सिंह चौधरी और जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं या दूसरे जो और कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब लोग जुटे हुए हैं इसमें कि हमें सरकार किसी तरह बदलनी है। मैनिफेस्टो में हमारी बात नहीं है, किसानों की बात है, किसानों के मुद्दे की बात है, किसानों को मुआवजा देने की बात है और बिजली की बिल माफ़ करने की बात है, यूनिट्स फ्री देने की बात है, तमाम बातें हैं, और अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, ठीक है। अब अल्पसंख्यकों की बात नहीं, दूसरी जो जमात है, जो बरसरे इक़्तिदार जमात है, वो यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसे इश्यूज़ को ये जो मुसलमानों की पार्टी अपने आप को कहती हैं वो करे और हम उसको हाईजेक करें, और हाईजेक करके जो हमारा ये वेस्ट यूपी का जो वोट बैंक है वो पोलराइज हो, और उसकी वजह से ये जो सेकुलर जो पार्टियां हैं जिनका महागठबंधन हुआ है उनका वोट बैंक खसक क्यों उसमें चले जाए, तो सरकार फिर बनना इनकी मुश्किल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को हिकमत और दानिशमंदी के साथ उनके जो भी इश्यूज़ हैं इनको ये 5 साल तक सोए रहते हैं, सिर्फ 5 साल तक इनका सोना रहता है। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है फ़ौरन इनके सारे रहनुमा, सारे कायद, सारे एजेंडे, सारे मैनिफेस्टो उसी में आके लटकने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि जब सरकार बने पूरे 5 साल प्रेशर ग्रुप होना चाहिए और अपने इश्यूज़ को टेक्निकली तौर पर और आईनी तौर पर सरकार के सामने रखना चाहिए, और उसके मनवाने के लिए आपको कुर्बानी भी देनी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन आए और आप ये कहें कि आपने हमको हमारे मैनिफेस्टो में हमारा नाम नहीं डाला, हमारे इश्यूज़ नहीं डाला, तो आप ये पलट के बता दीजिए कि एक मिल्लत के एक किसी कायद की आवाज़ पर, एक किसी की आवाज़ पर इतना बड़ा वोट बैंक अगर एक तरफ चले जाए तो वो क्यों नहीं डालेंगे। एक आदमी महागठबंधन जिस पार्टी से हुए, राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रेसिडेंट हैं, वाकई मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ कि वो उस आदमी के जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनकी ज़ुबान में, उनकी हर चीज़ में वो बसे हुए कि जैन चौधरी ने अगर कहा कि अगर वो किसी भी आदमी को कहीं से लाके खड़ा कर देंगे वोट हम उसे देंगे, तो क्या मुसलमानों की जो क़यादत है उनके लीडरान पर उनके वोट बैंक का असर यही है? ये सोचने की बात। अगर यही असर होता तो मैनिफेस्टो में आज उनका भी नाम होता। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से देश में धर्म संसद की गई, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि धर्म संसद तो हो रही है लेकिन मुसलमानों को वक्त का तगाजा है कि खामोश होना चाहिए। आपको लगता है कि मुसलमान खामोश रहें और वो एक तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को सीधा मारा जाए, ऐसे 100 लोगों को इकट्ठा किया जाए कि मुसलमानों को 20 लाख लोगों को कत्ल किया जाए, तो आप क्या सोचते हैं, क्या मुसलमान खामोश रहें या कि कुछ और भी करें? नहीं, देखिए, मुसलमानों को बाकायदा तौर पर
जो हालात मुल्क के हैं और जहाँ पर समाज खड़ा हुआ है और जो टकराव के जो हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है, उस चीज़ को जिस समाज के लिए उन्होंने कहा था उस समाज ने भी उसको नाकार दिया। आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने सबसे पहले पिटीशन दाखिल की वो रिटायर्ड फौजी, आप ये देखिए कि रिटायर्ड वो जजेस, रिटायर्ड कर्नल, मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोग हमारे लिए खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्ज़ी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने देखा होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा वसीम रिजवी और यतीश नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने के लिए। तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और जब तक आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तब तक आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। इतना बड़ा एपिसोड हो रहा है। आप ये देखिए कि हरिद्वार में, आप देखिए कि सोनभद्र से, आप ये देखिए कि अलीगढ़ में अनाउंस किया गया कि हम धर्म संसद बुलाएंगे और मुसलमानों को जिस तरह से नस्लकुशी करने की बात कही गई। आज आपने देखा होगा कि बाकायदा मीडिया में सुभाष चंद्र बोस के पोते उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में जो हालत है, अगर सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते तो यकीनन वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते। ये कितनी बड़ी बात उस शख्स ने की। वो राइटर बहुत बड़े हिस्टोरियन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं तासुब ये मुसलमानों के तय किया जा रहा है। लेकिन उस तासुब से लोगों को बचाने की ज़िम्मेदारी हमारे कायदीन की है, हमारे मिल्लत के रहनुमाओं की है। मैं पहले दिन से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पूरे सवा अरब लोगों के होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, यानी इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सबका प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर के पास हम लोगों के जो कायदीन हैं उनको जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए कि हम लोगों को इस तरीके से हमारी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उसको उकसाया क्यों जा रहा है। तुरंत उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया ये बहुत बड़ा डिसीज़न है और आगे आने वाले लोगों के लिए बंदिश का काम करेगा। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि जब इस तरह के भी इश्यूज़ हों मिल्लत के सामने और पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने कोई इस तरह का मसाइल हों, अपनी शनाख्त और आइडेंटिटी बचाने की बात हो, तो हमें चाहिए कि हम तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और हमारा एक डेलीगेशन जो है बनना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर और सदर जमहूरिया हिंद के पास जाए और अपनी बात रखे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी साहब, जिन्होंने अपनी बात खुलकर रखी और बताया कि मुसलमानों को अभी सोच समझकर वोट करना चाहिए ऐसी पार्टी को, या कि अगर उन्होंने अभी उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं करी, लेकिन जब अगर वो सत्ता में आ जाएं तो प्रेशर पूरे 5 साल डालना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इलेक्शन के टाइम मुसलमान आएँ, चीखें चिल्लाएँ कि हमारी बात जो करेगा हम उसी को वोट करेंगे और 5 साल तक खामोश रहेंगे। तो ये बात नहीं बनने वाली और सोच समझकर भी वोट करना होगा। और तमाम मुद्दों पर डॉक्टर साहब ने खुलकर बातचीत करी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।